darker the night, the deeper the secrets hidden within. तो आज हम एक ऐसे केस की पड़ताल कर रहे हैं जो आज की टेक्नोलॉजी और सदियों पुराने डर के बीच की एक बहुत धुंधली लकीर पर खड़ा है। ये कहानी है लखनऊ के सौरभ मेहरा की। 2019 की सर्दियों में एक दिन वो अचानक बस गायब हो गया। और हमारे पास इस केस से जुड़े कई स्रोत हैं, पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, एक लोकल पत्रकार की छानबीन है। हाँ, और कुछ ऑनलाइन फोरम भी है जहां इस पर बहुत चर्चा हुई है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि जब सारे सुरागों, सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस डेटा, तब भी कोई इंसान मतलब हवा में कैसे गायब हो सकता है। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये केस हमें दिखाता है कि कैसे जानकारी की कमी में खाली जगहों को डर और किंवदंतियां भर देती हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं है, ये इस बात की भी एक केस स्टडी है कि हम अनसुलझे रहस्यों से निपटते कैसे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सौरभ मेहरा 30 साल का एक नौजवान था। स्वभाव से काफी शांत, अपने परिवार के बहुत करीब। हाल ही में उसकी बैंक की नौकरी चली गई थी, पर परिवार का कहना है कि वो निराश नहीं था। अच्छा। हाँ, वो किसी नए अवसर की तलाश में था। 17 दिसंबर 2019 वो घर से निकला और फिर कभी नहीं लौटा। पुलिस की जो शुरुआती रिपोर्ट थी उसमें इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला ही माना गया, जो कि ऐसे मामलों में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। पुलिस अक्सर पहले 48 घंटे इंतजार करती है। हाँ, ये सोचकर कि शायद व्यक्ति खुद ही लौट आएगा। बिल्कुल। और रिपोर्ट में साफ लिखा है कि न तो कोई फिरौती की कॉल आई, न ही सौरभ का किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी का कोई रिकॉर्ड था। उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी एकदम साफ था। मतलब पहली नजर में कोई वजह ही नहीं दिखती। कोई भी नहीं। मामला तब थोड़ा गंभीर हुआ जब कुछ दिनों बाद गाजियाबाद की एक सुनसान हाउसिंग कॉलोनी में उसकी पुरानी मारुति एस्टीम मिली। गाजियाबाद में? हाँ। और कार पूरी तरह से ठीक ठाक थी। दरवाजे लॉक थे, कोई तोड़फोड़ या किसी संघर्ष का कोई निशान तक नहीं था। कार में आधा टैंक पेट्रोल भी था। ये अपने आप में एक पहेली है ना? हाँ, क्योंकि ये सारे संकेत दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रहे हैं। कैसे? देखिए, आधा टैंक पेट्रोल और कार का सही सलामत मिलना ये बताता है कि शायद उसका इरादा वापस लौटने का था। ये उस इंसान का बर्ताव नहीं लगता जो हमेशा के लिए गायब होने की सोच रहा हो। पर दूसरी तरफ कार को लखनऊ से इतनी दूर गाजियाबाद की एक अनजान जगह पर छोड़ना, ये एक सोची समझी हरकत लगती है, जैसे वो अपने पीछे के रास्ते बंद करना चाहता हो। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। और यहीं से टेक्नोलॉजी की भूमिका शुरू होती है, जो मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा देती है। अच्छा, पुलिस ने पास की एक दुकान का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। उसमें दोपहर के 11:15 बजे सौरभ कार से उतरता हुआ दिखा। एकदम शांत दिख रहा है, हाथ में एक फाइल है और वो आराम से सड़क पार करके कैमरे की रेंज से बाहर चला जाता है। मतलब उसके चेहरे पर कोई तनाव या घबराहट नहीं थी? कुछ भी नहीं। तो ये फुटेज तो जांच करने वालों के लिए एक एंकर पॉइंट था। इससे पता चलता है कि उस समय तक वो सुरक्षित था और अपनी मर्जी से वहां मौजूद था। हाँ, और हाथ में फाइल होना किसी मीटिंग या इंटरव्यू की तरफ इशारा करता है, जो उसके नौकरी खोजने वाली बात से भी मेल खाता है। पर असली मोड़ तो इसके बाद आता है। सही कहा। पत्रकार की जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उसमें दूसरे सीसीटीवी फुटेज का जिक्र है। ये कुछ ही मिनट बाद का है और इसी ने इस पूरे केस को एक रहस्यमयी मोड़ दे दिया। क्या था उसमें? उस फुटेज में सौरभ नहीं, सिर्फ उसकी एक परछाई दिखाई देती है। सिर्फ परछाई? हाँ, एक बहुत लंबी अजीब सी परछाई जो दीवार से चिपक कर चलती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। देखिए, यहाँ हमें थोड़ा रुककर सोचना होगा। अगर हम तर्क से देखें तो सिर्फ परछाई का दिखना प्रकाश और कैमरे के एंगल का खेल हो सकता है। हो सकता है कि सौरभ किसी ऐसी जगह से गुजरा हो जहां उसका शरीर किसी खंभे या दीवार के पीछे छिप गया, लेकिन तेज रोशनी की वजह से उसकी परछाई दीवार पर दिखती रही। और परछाई का लंबा होना? वो भी दोपहर के समय सूरज के एंगल के कारण संभव है। लेकिन इसी एक फुटेज ने मामले को एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल रंग दे दिया। हाँ, और इसी के आधार पर कई ऑनलाइन फोरम में कहानियां बनने लगी। लेकिन पुलिस के लिए असली सिरदर्द बना उसका फोन डेटा, जीपीएस लोकेशन। हाँ, फोन की आखिरी 3 लोकेशन ने जांच को पूरी तरह से भटका दिया। पहली लोकेशन नोएडा सेक्टर 62, दूसरी कुछ घंटे बाद हापुड़ रोड की तरफ, और आखिरी लोकेशन अगली सुबह NH24 पर एक टूटे हुए फ्लाईओवर के नीचे। ये जीपीएस डेटा पैटर्न तो बहुत ही असामान्य है।
यहाँ कुछ तकनीकी संभावनाओं को समझना जरूरी है। जैसे कि एक तो ये कि जीपीएस हमेशा 100% सटीक नहीं होता, खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में। सिग्नल ऊंची इमारतों से टकराकर गलत रीडिंग दे सकता है। इसे मल्टीपाथ एरर कहते हैं। अच्छा, दूसरी संभावना ये है कि फोन को बार बार बंद और चालू किया जा रहा हो, जिससे वो अलग अलग सेल टावरों से कनेक्ट होकर अलग अलग लोकेशन दिखा रहा हो। और सबसे अजीब बात ये थी कि फोन आखिरी लोकेशन पर 2 दिनों तक ऑन रहा। 2 दिन तक? हाँ, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ एक मैसेज देखने और एक वॉइसमेल सुनने के लिए हुआ। फिर वो हमेशा के लिए बंद हो गया। NH24 जैसे व्यस्त हाईवे पर एक टूटे फ्लाईओवर के नीचे 2 दिन तक फोन ऑन रहा, लेकिन सौरव का कोई पता नहीं चला। ये जांच का सबसे कमजोर बिंदु था। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि उस फ्लाईओवर के आसपास कोई भी चालू सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। आज के डिजिटल जमाने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारे सर्वेलेंस नेटवर्क में आज भी कई ब्लैक स्पॉट्स हैं, और इसी जानकारी के शून्य ने उस जगह को कहानियों और अफवाहों का केंद्र बना दिया। अगर एक भी फुटेज होता तो शायद ये केस कब का सुलझ गया होता। तो एक तरफ हमारे पास डिजिटल सुराग हैं, सीसीटीवी, जीपीएस जो अधूरे हैं, भ्रामक हैं। दूसरी तरफ भौतिक सुराग, कार जिसमें तोहफे रखे हैं, पेट्रोल भी है। अब इस पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ते हैं, सौरभ का व्यवहार। पुलिस ने जब उसकी कॉल रिकॉर्ड्स खंगाली और दोस्तों से बात की तो पता चला कि गायब होने से पहले के 2 हफ्तों में उसने 1100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया था। 1100 किलोमीटर? कहाँ? दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी और फिर वापस दिल्ली। ये जानकारी केस के मनोवैज्ञानिक पहलू को सामने लाती है। इतना लंबा और बिना किसी साफ मकसद के यात्रा करना, ये किसी गहरी मानसिक उथल-पुथल का संकेत हो सकता है। मतलब मनोवैज्ञानिक इसे एमलेस वॉन्डरिंग कहते हैं, जो अक्सर तनाव या किसी ट्रॉमा की प्रतिक्रिया हो सकती है। नौकरी जाना एक बहुत बड़ा तनाव है, और हो सकता है कि वो इससे निपटने का अपना तरीका खोज रहा था। लेकिन जब भी किसी ने उससे इन यात्राओं के बारे में पूछा तो उसने बड़े सामान्य जवाब दिए। जॉब इंटरव्यू है, दोस्त से मिलना है, या बस हवा बदलने निकला था। और उसकी आवाज में कुछ फर्क महसूस हुआ? नहीं, उसके दोस्तों के मुताबिक उसकी आवाज में कभी कोई घबराहट या परेशानी महसूस नहीं हुई। वो हमेशा की तरह शांत था। और ये बात मामले को और भी ज्यादा जटिल बना देती है। अगर वो तनाव में था तो उसकी आवाज में वो क्यों नहीं झलका? यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। क्या? एक, वो अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर था, या दूसरा, जो ज्यादा चिंताजनक है, कि वो एक डिसोसिएटिव स्टेट में था, जिसे फ्यूग स्टेट भी कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपनी पहचान और अतीत को भूलकर कहीं और चला जाता है और बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता है। मतलब वो अपनी यात्राओं के बारे में सचेत तो था, लेकिन शायद उसके पीछे की भावनात्मक वजह से पूरी तरह कट चुका था। ये एक दिलचस्प थ्योरी है, लेकिन ये कार में मिले उन 2 तोहफों की व्याख्या कैसे करती है? सही सवाल है। तोहफे खरीदना तो यही दिखाता है कि वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा था और शायद घर लौटने की योजना बना रहा था। ये फ्यूग स्टेट वाली थ्योरी से तो मेल नहीं खाता। बिल्कुल नहीं खाता, और यही इस केस का सबसे बड़ा मानवीय विरोधाभास है। एक तरफ उसका व्यवहार है जो पलायन की ओर इशारा करता है, अचानक यात्राएं, शहर से दूर कार छोड़ना, और दूसरी तरफ उसके इरादे हैं जो जुड़ाव दिखाते हैं, परिवार के लिए तोहफे, आधा टैंक पेट्रोल। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर 2 अलग अलग इच्छाएं लड़ रही थी। एक दुनिया से दूर जाने की और दूसरी वापस घर लौटने की। हो सकता है कि गाजियाबाद में वो किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कुछ हो गया। तो अब उन सिद्धांतों पर आते हैं जो इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे स्रोतों में, खासकर ऑनलाइन चर्चाओं में, 3 मुख्य थ्योरी सामने आती हैं। पहली, जो सबसे तर्कसंगत है, किसी तरह का धोखा या अपराध। हाँ, फाउल प्ले वाली थ्योरी। इसके अनुसार सौरभ को नौकरी का झांसा देकर गाजियाबाद बुलाया गया। हाथ में फाइल लिए उसका सीसीटीवी फुटेज इस बात को मजबूती देता है। हो सकता है कि वहां उसके साथ कोई लूटपाट या अनहोनी हुई और हमलावरों ने सबूत मिटाने के लिए उसके शरीर को कहीं छुपा दिया। और फोन की अलग अलग लोकेशन? वो शायद हमलावरों द्वारा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश हो सकती है। ये संभव लगता है, लेकिन इसमें एक कमी है। अगर ये हिंसक अपराध था तो उसकी कार के पास या अंदर संघर्ष का कोई निशान क्यों नहीं मिला? सही बात है। और अगर मकसद सिर्फ लूटना था तो कार क्यों छोड़ दी? बिल्कुल। और इसीलिए दूसरी थ्योरी आती है,
स्वैच्छिक गुमशुदगी। कि सौरभ ने खुद ही गायब होने का फैसला किया। हाँ, नौकरी जाने का दबाव, भविष्य की चिंता, इन सब से दूर जाने के लिए उसने एक नई पहचान के साथ कहीं और जीवन शुरू करने की योजना बनाई और जानबूझकर अपनी कार और फोन पीछे छोड़ दिए ताकि उसे ट्रेस ना किया जा सके। लेकिन फिर वही सवाल, तोहफे क्यों खरीदे? और वो अपने परिवार के इतने करीब था तो बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है? ये उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल मिल नहीं खाता। नहीं खाता। और यहीं पर तीसरी थ्योरी जन्म लेती है जो तर्क और सबूतों की खाली जगह को भरती है, अलौकिक या असामान्य थ्योरी। परछाई वाली थ्योरी। हाँ, NH24 के उस टूटे हुए फ्लाईओवर और CCTV फुटेज की अजीब परछाई को मिलाकर एक कहानी घड़ी गई। पत्रकार की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि उस फ्लाईओवर को लेकर स्थानीय लोगों में एक डर है। क्या कहते हैं वो लोग? वे कहते हैं कि रात में वहाँ अजीब परछाइयाँ दिखती हैं। की है? अगर आप विज्ञान और तर्क के हिसाब से देखें तो हाँ, ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन इंसानी दिमाग को संयोग पसंद नहीं आते। हम पैटर्न खोजते हैं, कहानियां बनाते हैं। जब पुलिस और तकनीक जवाब देने में नाकाम रहती है तो लोग कथाएं और डर उस खाली जगह को भर देते हैं। वो लंबी परछाई वाली फुटेज और फ्लाईओवर की कहानियां आपस में जुड़कर एक ऐसी डरावनी कहानी बनाती हैं जो तर्कसंगत सिद्धांतों से ज्यादा आकर्षक लगती है। तो एक मॉडर्न मिस्ट्री एक अर्बन लेजेंड में बदल गया। बिल्कुल, ये इसका एक क्लासिक उदाहरण है। तो कुल मिलाकर सौरभ मेहरा का केस हमें बताता क्या है? एक तरफ तो ये हमारी जांच प्रणालियों की सीमाओं को दिखाता है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा डेटा है, लेकिन हम अभी भी उसे जोड़ने में नाकाम हो सकते हैं। और ये कि डिजिटल फुटप्रिंट्स जितने मददगार होते हैं उतने ही भ्रामक भी हो सकते हैं। सही। और दूसरी ज्यादा गहरी बात ये है कि ये केस हमें मानवीय मन की जटिलता के बारे में बताता है। एक इंसान के अंदर क्या चल रहा है ये जानना ये लगभग असंभव है। सौरभ का शांत व्यवहार, उसकी रहस्यमयी यात्राएं और उसके विरोधाभासी काम, ये सब दिखाते हैं कि हम बाहर से जो देखते हैं वो पूरी सच्चाई का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही होता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि गूगल मैप्स और GPS हमें कभी खोने नहीं देंगे। हाँ, जहाँ हर चीज का एक डिजिटल निशान होता है। बिल्कुल। लेकिन सौरभ मेहरा का मामला हमें याद दिलाता है कि नक्शे के किनारों पर अभी भी अंधेरी अनछुई जगह मौजूद हैं, भौगोलिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि हर सवाल का जवाब नहीं होता, कुछ कहानियां अधूरी रहने के लिए ही होती हैं। और ये अधूरापन हमें सोचने, सवाल करने और शायद थोड़ा डरने पर भी मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि पूरी तरह से सब कुछ जानने के हमारे दावों के बावजूद, तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सवाल ये नहीं है कि सौरभ के साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि जब सबूत खामोश हो जाएं, तो हम किस पर यकीन करना चुनते हैं? तर्क पर, मनोविज्ञान पर, या उस फुसफुसाहट पर जो अंधेरे कोनों से आती महसूस होती है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली पड़ताल में। Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.